बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इरफान अकबर। वो इंग्लिश में चंद लाइनें हैं कि इफ़ अ सिंगल मैन डिसाइड ही कैन चेंज एंड क्रिएट हिस्ट्री। मतलब कि अगर एक सिंगल बंदा, एक वाहिद बंदा अगर कोशिश करे तो वह इस दुनिया में क्या कुछ नहीं कर सकता। हम इस दुनिया में देखते हैं बहुत सारी ऐसी ईजादात हैं जिसमें मोबाइल हो गया, गाड़ियाँ हो गई, हवाई जहाज़ हो गया, रेल का इंजन हो गया, लाइटें होंगी, बल्ब हो गया। ये सारी की सारी लोगों की मेहनत, काविश और जज्बे वल्वले की वजह से ही इस दुनिया में मार्ज वजूद में आई। अदरवाइज़ हम तो पत्थरों के दौर में रहने वाले लोग थे और कहाँ से कहाँ तक हम पहुँच गए। ये सिर्फ़ और सिर्फ नीयत, जोश जज्बे की वजह से ही हुआ। और इसी तरह 2026 में भी एक ऐसी मिसाल जो कि किसी कंट्री में एक शख्स ने बनाई जो कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला था और उसने 2 साल में अपनी पार्टी बनाई और आके वज़ीर आला बन गया एक बहुत बड़े सूबे का। जी हाँ, ये मिसाल कायम की गई है इंडिया के एक सूबे में, जैसे तमिलनाडु कहते हैं। वहाँ पे एक शख्स था जो कि फिल्मी हीरो था, जिसका नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर और अल मशहूर है थलापति विजय के नाम से। उसने 1952 में अपना फिल्मी कैरियर स्टार्ट किया और जैसे कैरियर स्टार्ट किया उसकी 8, 9, 10 फिल्में एक ऊपर सारी की सारी फ्लॉप गई। 2004 में जाके 12, 13, 14 साल के बाद उसकी एक फिल्म कामयाब हुई और उसके बाद जितनी जितनी उसने मूवीज़ दी वो सारी की सारी हिट साबित हुई और वो कामयाबी के झंडे गाड़ता गया। और आखिरकार 2024 में आके उसने अपनी पार्टी बनाई और 2020 में उसने ये डिसाइड किया कि उसे फिल्मी कैरियर छोड़ना है। जिस वक्त वो 2 करोड़ रुपए फिल्म का मुआवजा लेता था, 200 करोड़ रुपए, 2 करोड़ नहीं 200 करोड़ रुपए वो फिल्म का मुआवजा लेता था और उस वक्त उसने उस फिल्मी कैरियर को छोड़ दिया और सियासत में आके वजीर आला बन गया एक सूबे का। ये थालापति एक बहुत ही सादा और उस रंग और नस्ल के जो लोग हैं, जो तमिल लोग हैं, वो ज़्यादातर काले हैं या फिर सांवले लोग हैं और सांवला था कलर का और ज़्यादा बोलता भी नहीं था, बिल्कुल ही चुप सा बंदा था और ज़्यादातर अपनी फिल्म की प्रमोशन में कुछ ना कुछ बोलिया करता था। अदरवाइज उसने मेहनत की और 1992 में जो स्टार्ट हुआ उसका कैरियर, 2004 में जाके उसकी एक फिल्म हिट हुई और उसके बाद उसने अपना कामयाब कैरियर स्टार्ट किया। लेकिन उससे पहले वो चुप रहता था, खामोश तबीयत था, मगर उसके दिल में इंसानियत के लिए हमदर्दी थी, एक जोश था जो उसे इंसानों की मदद करने के लिए उकसाता था। उसने एक तंजीम भी बना रखी थी जो वहाँ के सूबे में, ज़िलों में जाकर अगर कहीं मुश्किलात पड़ जाती थी तो वो वहाँ पे जाकर उनकी हेल्प करते थे लोगों की, और जो साबित हुआ उसकी पार्टी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। उसने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था TVK। वो क्यों बनाई, क्या वजह बनी, उसने क्यों अपना फिल्मी कैरियर, इतना बड़ा कैरियर छोड़ दिया। बहुत सारे लोग और भी हीरो आए, सनी देओल आया जो कहता था कि मेरा 2.5 किलो का मुक्का है। उसके बाद हमने देखा कि एक और हीरो कमल हसन आया, कमल हसन था, कमल हसन था। फिर रजनीकांत जैसा हीरो आया, राखी सावंत आई जो फिल्मों में और वीडियोस में और हम देखते हैं पॉडकास्टिंग में बहुत ज़्यादा मशहूर है और इंडिया की एक बहुत ही एक्ट्रेस है, डांसर भी में भी सारा कुछ होगी। तो सारे के सारे आए, लेकिन किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की कि वो इस कैरियर को बोल के छोड़ दें या फिर पूरे के पूरे सियासत में आ जाएं। सब सियासत में आए, कुछ ने की, कुछ ने छोड़ दी। लेकिन ये वो बंदा था विजय थालापति, जिसने ये डिसाइड किया कि वो पूरे की पूरे इस फील्ड में आएगा और पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना उसको छोड़ देगा। वो क्यों आया, उसकी क्या वजह बनी, हम बताते हैं। वो इंसानियत का दर्द रखने वाला शख्स था और अभी भी है, मौजूद है और इस वक्त वो वहाँ का वज़ीर आला बन चुका है तमिलनाडु का और 110 सीटें उसने जीती हैं जबकि 234 टोटल थी। तो इस तरह बताते चलें कि 2017 में उसने अपनी एक फिल्म बनाई जिस फिल्म में उसने ये एक किरदार निभाया। ये कोई सियासी किरदार नहीं था, मगर उसने एक छोटी सी गलती को उजागर किया जो सियासत में होती है ख़ास तौर पे। 2017 में बनने वाली उसकी एक फिल्म में उसने एक सियासी मंशूर और सियासी गलती के बारे में बताया कि किस तरह हुकूमत हमसे 28% GST गवर्नमेंट सेल टैक्स ले रही है, जबकि हमें रिटर्न में वो क्या दे रही है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें गैस सिलेंडर तक नहीं है मरीजों के लिए। तो ये एक ऐसा उसका पहला कदम था जो 2017 में उसने फिल्म बनाई, उसमें उठाया और सियासत के खिलाफ थोड़ा बोलने की कोशिश की। तो उस वक्त की जो सियासी पार्टियां थी जिसमें DMK और AIADMK, उन सब ने इसके खिलाफ नारेबाजी की और बहुत ज़्यादा इस पर बोतान लगाए, इसको धमकियां वगैरह दी गई, मगर वो रुका नहीं। उस वक्त हम देखते हैं कि उस वक्त 2017 में जो मरकज़ में हुकूमत थी वो थी BJP, मोदी सरकार, जो कि पहले चाय का ढाबा लगाया करता था और उसके बाद उसने सियासत में आने का सोचा, क्योंकि इंडिया में सियासत कोई भी कर सकता है, कहीं से भी आ सकता है। जैसा कि हमने विजय थालापति के बारे में देखा कि कैसे वो कामयाबी के साथ मैदान में आया, वज़ीर आला बन गया। और उसी तरह बताता चलूँ कि मोदी सरकार जो है वो पहले बर्तन मांजा करता था, चाय की टपरी पे काम किया करता था, उसको टपरी कहते हैं वहाँ के इलाके में। तो वो भी वज़ीर आज़म बन गया वहाँ का। कुछ भी हो सकता है क्योंकि उनकी जो पावर्स हैं ना वो बटी हुई हैं, वो किसी एक शख्स के हाथ में नहीं है।
कभी सियासत में पावर है, कहीं जुडिशरी के पास पावर है, कहीं उनकी फौजी जनरल्स ये वो उनके पास पावर है। इस तरह मुख्तलिफ पावर उनकी बटी हुई देखते हैं कि इसी की वजह से उनका जो फौजी निज़ाम है वो धर्म भरम है। और देखते हैं कि आए रोज़ कभी चाइना से मार खा रहे होते हैं, कभी पाकिस्तान से मार खा रहे होते हैं। तमिलनाडु में बीजेपी की हुकूमत नहीं थी। बीजेपी जो कि सेंटर में अपनी हुकूमत बनाती है और उन्हीं का वजीर आजम है इस वक्त मोदी साहब। और उस वक्त जो तमिलनाडु में हुकूमत है वो थी DMK, AIADMK। ये दोनों पार्टियां बेसिकली एक पार्टी थी DMK, जिसको बनाने वाला था एक बहुत ही उनका मौजूद शख्स था। 1920 में उसने ये पार्टी स्टार्ट की और इसको मंशूर बनाया कि उस वक्त जात पात का निज़ाम बहुत ज़्यादा था। आज भी चलता है, मज़हब के नाम पे वोट दिए जाते हैं। मोदी साहब भी मज़हब के नाम पे वोट लेके आए थे और मुसलमानों के खिलाफ इतने ज़्यादा हैं कि जितना वो हिंदुओं के हक में उतना ही मुसलमानों के खिलाफ हैं, और उसी का वोट लेकर वो आए थे और दूसरी बार भी हुकूमत में आ गए। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कैसे DMK पार्टी जो थी वो 1920 में कैसे बंदे ने बनाई, जो ब्रह्म लोगों के खिलाफ था। ब्राह्मण ये जात पात जो है ना, एक खश्तरी, ब्राह्मण, छूत जो है वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट तबके के लोग होते हैं। और उनके साथ मिलके उस बंदे ने पार्टी बनाई और इस जात पात के निज़ाम से खात्मे का सोचा। मगर मेहनत करते करते आखिरकार 1966 में जाके उसने वहाँ पे उस वक्त मौजूदा कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस को वहाँ से पिछाड़ा और 1966 में DMK पार्टी वो वहाँ पे सत्ता में आई, जैसे कहते हैं कि सियासत में आई या फिर हुकूमत में आई। वहाँ उन्हीं का ही वज़ीर आला बनाया गया और उसके बाद ये एक बहुत ही लंबी चौड़ी फरिश्ती कामयाबियों की जो उस DMK पार्टी ने बनाई। और फिर उसके बाद उनके लीडर्स चेंज होते रह गए, कोई मर गया, कोई उसके बाद दूसरा और आ गया, मतलब लीडर चेंज होते रहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि अगर हिस्ट्री के झरोकों में भी जानने की कोशिश करें ना, हम देखते हैं कि कैसे मुगल बादशाह जो स्टार्ट में आए थे वो तो बहुत ज़्यादा रोब दबदबे वाले थे और उन्होंने आके यहाँ पे फतवाहत की और इंडिया पे पता नहीं कई 100 साल तक हुकूमत करते रहे। उसके बाद हमने देखा जो लास्ट बादशाह था उसके साथ हुआ क्या कि लास्ट बादशाह को जब बताया गया कि अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया है और वो इंडिया में दाखिल हो चुके हैं और पास ही हैं, लेकिन वो कहता था कि दिल्ली दूरस्त, मगर अभी दिल्ली दूर है, हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो जब वो दिल्ली में पहुँचेंगे तो हम उनको देख लेंगे। और आखिरकार यही हुआ कि उसके सामने उसी की बेटों की गर्दनें उतारी गई। एक सिस्टम होता है पूरे का पूरा, अगर स्टार्ट से चले, स्टार्ट में बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन आते आते वो कहीं ना कहीं खज्जल ख्वार हो जाता है। और उसके बाद हम एक और बंदे के बारे में देखते हैं जिसका नाम था शेर शाह सूरी साहब। शेर शाह सूरी जो था वो मुगलों को हरा के हुकूमत में आया था। यहाँ पे उसने अपनी हुकूमत बनाई और बहुत ही अच्छे निज़ाम लेके आया, लेकिन बदकिस्मती कि 5 साल का अरसा वो बड़ी मुश्किल से वो निकाल सका और उसके बाद वो किसी हादसे की नज़र हो गया। लेकिन उसके बाद उसकी जो नस्लें थी उन्होंने 15 साल तक हुकूमत की। शेर शाह सूरी की टोटल हुकूमत 15 साल बन रही है, लेकिन उन 15 सालों में इतना बुरा निज़ाम बना दिया गया था कि दोबारा मुगलों ने हमला किया, आसानी से कब्जा कर लिया। ये वो चीज़ें होती हैं जो हमें बताती हैं कि कैसे स्टार्ट से सिस्टम ठीक होता है लेकिन आस्ते आस्ते खराब हो जाता है। इसी तरह DMK पार्टी जो थी वहाँ की जो सत्ता में थी, जो वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई हुई थी उन्होंने, वहाँ का उन्हीं का वज़ीर आला था, वो कैसे आस्ता आस्ता करते करते उनमें तब्दीलियाँ आई और फिर उसी DMK पार्टी को और शाखें बनाई गई। उन्हें लोगों के दरमियान बहुत सारे इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, किसी ने वो एक और पार्टी बना ली AIADMK, और वो ये दोनों पार्टियां थी जो 60 साल से एक दूसरे को चेंज कर रही होती, कभी वो आ रहा था कभी वो आ रहा था, ये निज़ाम लेके आया जा रहा था। अभी बात रही कि विजय थालापति और वो सियासत में क्यों आया और कैसे आ गया। उसने इसी निज़ाम को चैलेंज किया, जो निज़ाम बहुत ज़्यादा बदतर हो चुका था और चेंज हो चुका था। उसने 2017 में ये उजागर किया कि कैसे गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा टैक्स ले रही है। फिर 2018 में उसकी एक मूवी आई जिसमें उसने एक शो करवाया, वो बिजनेसमैन था, वो बाहर से आया इंडिया में अपना वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन जब उसे पता चला कि उसका कोई और वोट डाल गया, उसका वोट ही कोई और डाल गया, तो उसने केस कर दिया और अपना वोट वापसी मांगने की वो जो गुजारिश होती है, अपील होती है अदालत में वो की, क्योंकि उनके आइन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन इंडिया के वो अपना वोट वापसी मांग सकता है। तो एक ये उसने उजागर किया और उसके बाद उसी मूवी ने उसने एक और पार्ट दिखाया कि कैसे लोग ये जो सियासत में होते हैं, सियासी लोग आके लोगों को छोटी छोटी चीज़ें जैसे मिक्सर हो गया, जैसे कुछ सिलाई मशीनें हो गई, कपड़े हो गए, पैसे हो गए, दे के वोट ले लेते हैं और फिर सारी की सारी वो जो ज़िंदगी वो गुजारते हैं लोग, वो फिर उन्हीं सिलाई मशीनों और उन्हीं के गुजारते हैं। और लेकिन जो वोट लेके उन्हीं की सर पे आने वाले होते हैं वो अयाशी करते हैं और उन्हीं की वोट पे हुकूमत करते हैं और उनको वापसी में कुछ नहीं दिया जाता। तो ये रही बात, ये वो फॉल्ट थे जो उसने उस फिल्म में दिखाए और उस मूवी में दिखाया कि कैसे लोग फिर उजागर हो गए और उन्होंने उस मिक्सचर्स को, मशीनों को जला दिया, आग लगा दी। और इसी एक चीज़ ने हुकूमत के हलकों में बहुत ज़्यादा हलचल मचा दी और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिए, उसके पोस्टर जलाना शुरू कर दिए। आखिरकार उसको तंग आके वो जो आग लगाने वाला मंजर था कि कैसे लोगों ने उनकी सियासी लोगों की दी हुई मशीनों को या फिर उनकी दी हुई चीज़ों को वोट के बदले में उन्होंने हासिल किया, तो उसको आग लगाई थी। उस आग लगाने वाले हिस्से को मिटा दिया गया। मगर 2020 में जब वो बंदा विजय थालापति शूटिंग कर रहा था, उस शूटिंग के दौरान रेड डलवाई गई हुकूमत की तरफ से, इनकम टैक्स वालों ने डाली और आए और उसको उठा के ले गए और 30 घंटे तक उसकी तफ्तीश भी की और उसके घर में तलाशी लेते रहे, लेकिन कुछ ना मिला। उसके बाद जब उसको छोड़ा गया, वो वापसी जब शूटिंग पे आया तो देखा गया कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग वहां इकट्ठे हो चुके थे और उसने उसी वक्त उसी मौके का फायदा उठाया, बस पे चढ़ गया, सेल्फी ली
और इतने लोगों के साथ सेल्फी ली गई। ये सेल्फी इतनी शेयर की गई कि वहाँ की इंडिया की तारीख में पहली बार हुआ था कि इस सेल्फी को रीट्वीट किया गया था इतनी बार। ये सेल्फी भी उसके सियासत में आने की वजह बनी। उसके बाद उसने पूरे का पूरा सियासत में आने का डिसाइड किया। 2024 में उसने एक पार्टी बनाई। उस पार्टी में उसने क्या किया कि वो जो पुराना खस्ता हाल निज़ाम था उसको चेंज किया और उन लोगों को आगे कभी नहीं आने दिया जो लोग नेपोटिज्म के नाम पे आते थे, या फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, या फिर कोई करप्ट शख्स जो कि काला पैसा या फिर ब्लैक पैसा या पैसे वाला शख्स उस पार्टी में आ जाए। उसने सादा लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को सियासत में लाया और हमने देखा कि इतने इतने बड़े बुर्जों को उसने उखाड़ के, उन लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया और अपनी हुकूमत मरकज़ में बना ली, वहाँ पे तमिलनाडु के उस सूबे में बना ली। और इस वक्त वो वहाँ का वज़ीर आला और बहुत सारी ऐसी रिफॉर्म्स लेके आ रहा है। उसने वहाँ पे पेट्रोल सस्ता कर दिया, गैस 6 सिलेंडर सालाना दे दिए, और बेवाओं के नाम भी बहुत सारे पैसे और महाना पैसे जारी कर दिए। इस टाइप की बहुत सारी ऐसी रिफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे तरीक़ाकार हैं जो अपना रहा है। और उम्मीद है कि और भी इंडिया, वहाँ के थालापति जो वहाँ के वज़ीर आला हैं, वो वहाँ की अवाम के बारे में अच्छा सोचेंगे। वहाँ पे क्योंकि जमहूरियत है और जमहूरियत को इज्जत दी जाती है, वोट चोरी नहीं होता, वहाँ पे किसी भी फॉर्म का रोला नहीं होता। 47-48 को तो हमारे यहाँ वैसे ही डल गया था, लेकिन होता नहीं हमारे यहाँ भी एक अच्छा सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, फिर उसको चेक एंड बैलेंस है। लेकिन वो शख्स आ गया और उसने मिसाल कायम कर दी कि कैसे अगर एक शख्स चाहे तो वो पूरी की पूरे सिस्टम में घुस के उसको चेंज कर सकता है। क्योंकि याद रखिए, कभी भी अगर हमने सिस्टम को बदलना हो ना, उसके बाहर बैठ के हम लोग तनकीद जरूर कर सकते हैं, मगर जब तक हम उस कीचड़ में इंटर नहीं होंगे ना, तब तक उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है कि अगर हमें भी कहीं कोई खराबी नजर आए तो हम भी उस सिस्टम का हिस्सा बन के उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, ना कि नाकदीन बन के और तनकीद नगार बन के और खुद को बड़े बड़े दानिश्वर साबित करके बस बोलते रहें और करें कुछ ना। फी अमानिल्लाह।